हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम कंपनी अकाउंट्स का जो सेकंड पार्ट है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले हमने कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कंप्लीट पार्टनरशिप का थियोरेटिकल पार्ट और एनपीओ का थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस कर लिया है। बात करें इस बार कितना कवरेज रहेगा राजस्थान बोर्ड में, तो बच्चों इस चैप्टर का ओवरऑल कवरेज है 15 नंबर। आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। इस चैप्टर में से हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का 1 नंबर का हो, चाहे 2, 3 या 4, चारों वैरायटी के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। अब बात करें हमने इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर। डिबेंचर का क्या मतलब है। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और जो कंपनी एक्नॉलेज करती है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, और जो डॉक्यूमेंट कंपनी अटेस्ट करती है अपनी कॉमन सील के द्वारा। नंबर सेकंड, डिबेंचर का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। तो बच्चों डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड आएगा। कौन सी लाइबिलिटी है, ये है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमें पेड करनी है लंबे समय में। तो मेन हेड इसका रहेगा नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये शो करेंगे इसकी सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो डिबेंचर का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आएगा ये मेन हेड नॉन करंट लाइबिलिटी की सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड। अब जैसे डिबेंचर है, सेम वही डेफिनेशन है बॉन्ड की। बॉन्ड इज ऑल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बॉन्ड भी एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी है जो कंपनी एक्नॉलेज करेगी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, और जो वापस अटेस्ट रहेगा कंपनी की कॉमन सील के अकॉर्डिंग। नंबर 4, ब्लैंक इज द क्लेम ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर का क्लेम क्या है। जैसे बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम होता है डिविडेंड, वैसे ही डिबेंचर का जो क्लेम है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द क्लेम ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। पहला, ओनरशिप। जो शेयर्स हैं इट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जिस पर्सन के पास, जिस होल्डर के पास यदि शेयर होता है वो कंपनी का मालिक माना जाएगा। और बच्चों शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है ओड कैपिटल, जबकि जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लेंडर है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, और ये रिप्रेजेंट करता है डेट कंपनी की। तो इट रिप्रेजेंट डेट ऑफ कंपनी, दैट इज बोरोड कैपिटल। रिटर्न, जो होल्डर शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं उन्हें डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस होल्डर है गारंटी डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर है, यदि कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उस समय डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स एडिक्वेट समझते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो शेयर्स का रिटर्न है डिविडेंड, जबकि डिबेंचर का रिटर्न है इंटरेस्ट। अगला, रीपेमेंट। तो बच्चों शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को कभी भी रीपेमेंट नहीं होगा। जब कंपनी अपने शेयर्स बाई बैक करती है उस केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर को रीपेमेंट कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जब भी कंपनी जारी करती है शेयर तब डिस्क्लोज करती है कब रिडीम करने वाले हैं, जबकि डिबेंचर्स का पेमेंट गारंटीड कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद करती है, जिसे बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रीपेमेंट के कंटेक्स्ट में नो रीपेमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, while debentures are redeemed after a specific period. नंबर नेक्स्ट, वोटिंग राइट। तो बच्चों शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, दीज शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स while डिबेंचर हैज नो वोटिंग राइट। नंबर नेक्स्ट, सिक्योरिटी। तो बच्चों शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड नहीं है। यदि कंपनी आज डूबने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी लॉस मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उस केस में शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट नहीं होगा अगर कंपनी के पास लाइबिलिटी पेड ऑफ करने के लिए भी पैसा नहीं है, या फिर कंपनी के पास केवल और केवल अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड करने के लिए पैसा है, तो कंपनी वही लाइबिलिटी पहले पेड करेगी। इसका मतलब जितने भी शेयर्स हैं वो सिक्योर्ड नहीं माने जाते, जबकि डिबेंचर बच्चों सिक्योर्ड रहेंगे अगेंस्ट फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। इन दोनों चार्ज की बात आगे बात करने वाले हैं। अगला कहता है कन्वर्टिबिलिटी। तो बच्चों शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होंगे, जबकि डिबेंचर की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो या तो डिबेंचर में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर नए शेयर में। तो कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे शेयर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू डिबेंचर, व्हाइल डिबेंचर कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर और न्यू डिबेंचर्स। ये थे बच्चों डिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर में। सबसे पहला डिफरेंस था ओनरशिप के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे, रीपेमेंट के बेसिस पे, वोटिंग राइट्स, सिक्योरिटी एंड कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के टाइप कितने हैं। तो बच्चों डिबेंचर का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे है। पहला बेसिस है ऑन दी बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे डिबेंचर्स
जो सिक्योर्ड है किसी एसेट के अगेंस्ट, ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें जब कंपनी फ्यूचर में पेमेंट करने वाली है और कंपनी के पास एडिक्वेट कैश नहीं है, तो उस कंटेक्स्ट में, उस केस में कंपनी अपनी एसेट्स बेच सकती है उन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए, वो सिक्योर्ड डिबेंचर है। ऐसे डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड नहीं है, कंपनी के पास एसेट नहीं हुई, कैश नहीं है फ्यूचर में, तो कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी, वो अनसिक्योर्ड है। Secured debentures refers to those debentures where a charge is created on the assets of the company. Charge may be fixed or floating. Fixed charge is created on specific asset. Fixed charge जो किसी एक particular asset के against है, जबकि floating charge जो बाकी सारी assets पे है। Fixed charge कंपनी उन्हीं asset के against create करेगी जो assets कंपनी ने परचेज किए हैं कंपनी के अंदर यूज करने के लिए या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल एटसेट्रा, जो कंपनी ने वापस बेचने के लिए परचेज नहीं की। फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ कंपनी फॉर यूज इन ऑपरेशंस, नॉट मीन्ट फॉर सेल, whereas floating charge involves all the assets excluding those assigned to the secured creditors। जबकि फ्लोटिंग चार्ज सारी एसेट के अगेंस्ट रहेगा, केवल उनके लिए नहीं जो क्रेडिटर कंपनी ने जिनसे उधार माल खरीदा है उनके अगेंस्ट स्पेसिफिकली प्लेज की हुई है, मॉर्गेज की हुई है। बात करें अनसिक्योर्ड, ऐसे डिबेंचर होल्डर जो किसी भी स्पेसिफिक एसेट या फिर जनरल एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं है, दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड या फिर दोज डिबेंचर्स विच आर अदर देन सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नोन एज अनसिक्योर्ड। अगला बेसिस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टाइम पीरियड के बेसिस पे ऐसे डिबेंचर्स जिनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट हो जाएगा, रिडीमेबल, जो कैश में रिडीम हो जाएंगे, और ऐसे डिबेंचर्स जिनका कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा उन्हें बोलते हैं इररिडीमेबल या फिर परपीचुअल डिबेंचर्स। दोज डिबेंचर्स विच विल पेड ऑफ आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 or 10 years, and those debentures which will not paid during the lifetime known as irredeemable or perpetual debenture। बच्चों नंबर थर्ड बेसिस from the point of view of convertibility, those debentures which gets converted into new debenture or another security like equity share। ऐसे डिबेंचर जो या तो वापस डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाए, और डिबेंचर में कन्वर्ट होने से बेनिफिट क्या है, पहले डिबेंचर होल्डर को 7% इंटरेस्ट मिल रही थी, अब मिल रही है नए डिबेंचर में 8%, तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए बेनिफिट है 1% का। तो ऐसे डिबेंचर्स जो नए डिबेंचर या फिर इक्विटी शेयर में हो जाएंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं होंगे वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, कूपन रेट बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट रेट को। ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें स्पेसिफिक इंटरेस्ट अलाउ करेगी कंपनी, स्पेसिफिक कूपन रेट है। ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें कंपनी कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगी वो कहलाता है जीरो कूपन रेट। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर जब कंपनी कोई भी इंटरेस्ट अलाउ करेगी ही नहीं तो उस केस में डिबेंचर होल्डर कंपनी से डिबेंचर परचेस करेगा ही क्यों? तो बच्चों सपोज कंपनी आज एक 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर जारी कर रही है, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला। कंपनी की आज जो इश्यू प्राइस है वो है सपोज 80 रुपए। कंपनी की इश्यू प्राइस डिबेंचर जारी करने की वो 80 रुपए, और कंपनी जो रिडीम करेगी, फॉर एग्जांपल रिडीम करेगी 110 रुपए में, तो कंपनी कहना चाहती है देखो भैया हमने आपसे लिए हैं 80 रुपए और भविष्य में कितने लौटाएंगे 110, तो जो 30 रुपए हम एक्स्ट्रा लौटाने वाले हैं जिसमें से 20 रुपए फेस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं और 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है, ये एक तरह से इंटरेस्ट कंसीडर करना होगा। जबकि आप लोग यदि स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर लेना चाहते हो तो आज इसकी रेट 100 रुपए है, कंपनी आपको फ्यूचर में 100 रुपए ही लौटाएगी, लेकिन इस पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट रहेगी 5%। 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा तो यहां पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट कितनी आई 25, ओवरऑल 25 आई, यहां पर टोटल इंटरेस्ट रेट आ गई 30%। तो स्पेसिफिक और जीरो कूपन रेट में ये डिफरेंस है। ऐसे डिबेंचर्स जहां पर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक रहेगी, कंपनी एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पेड करती रहेगी, स्पेसिफिक अमाउंट पेड करती रहेगी, वो है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। और जहां पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करती है वो है जीरो कूपन रेट। अगला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप है, रजिस्टर्ड, इसकी जगह आएगा बच्चों रजिस्टर्ड, सिक्योर्ड की जगह, यहाँ सिक्योर्ड नहीं है, इस जगह आएगा रजिस्टर्ड। ऐसे डिबेंचर्स जो रजिस्टर्ड है और ऐसे डिबेंचर जो बियरर है। तो दोज डिबेंचर्स विच contain all details and these details including name, address and particulars of holding of debenture holder are entered in the
रजिस्टर्ड केप्ट बाय द कंपनी, ऐसे डिबेंचर्स जिनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास अपने रजिस्टर में मेंशन है वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और ऐसे डिबेंचर ट्रांसफर हो सकते हैं एक रेगुलर ट्रांसफर डीड के अकॉर्डिंग। जबकि बियरर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर जो दोज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच कंपनी डज नॉट कीप रिकॉर्ड्स, जिनके कंटेक्स्ट में कंपनी के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ये डिबेंचर ट्रांसफर होंगे बाय वे ऑफ डिलीवरी। तो बच्चों ये था डिबेंचर के अलग अलग टाइप्स अलग अलग बेसिस पे। यहां पर मेरा जो वापस रिपीट कर रहा हूं, जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन है, यहाँ डिबेंचर दो टाइप के हैं। नंबर 1 इज रजिस्टर्ड, नंबर 2 इज बियरर। जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं उसमें मैं ये करेक्ट कर दूंगा। अगला बात करें क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई डिबेंचर इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब भी एंटिटी कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है अदर देन कैश, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इनकेस कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है प्रमोटर्स को, कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है वेंडर्स को, कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है अंडरराइटर्स को, कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है बैंक को, तो यहां पर कंपनी इनसे कैश रिसीव नहीं करती है, कंपनी प्रमोटर से प्रमोटर की जो सर्विसेज हैं वो रिसीव की है। इसके अलावा वेंडर से कंपनी ने कोई एसेट परचेज की है, अंडरराइटर्स से कंपनी ने जो शेयर और डिबेंचर है वो बिकवाए हैं और वहां कंपनी ने वादा किया है कि हम आपको कमीशन के बदले डिबेंचर देंगे, और कंपनी ने आज लिया है बैंक लोन और बैंक को एक कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिबेंचर जारी किए। तो यहां पर कंपनी का हर एक पार्टी के साथ जो कंसीडरेशन है वो अदर देन कैश है। तो इसका मतलब when debenture are issued either to vendor for purchase of assets, to bank as collateral security, to promoters for their services, to underwriters for their underwriting commission, these all cases are covered under debenture issued for consideration other than cash। यहां बात करें बच्चों इन सबकी एंट्री की कि जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। जब भी कंपनी वेंडर्स को डिबेंचर जारी करेगी, वेंडर को डिबेंचर जारी करने की एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, बैंक को जारी करेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, प्रमोटर्स को जारी करेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, अंडरराइटर्स को जारी करेगी तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। इसका कंप्लीट डिस्कशन हम आगे वाले केसेस में और करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस परचेज इज मोर देन द परचेज कंसिडरेशन। यदि बिजनेस की नेटवर्थ जो है, जो हमने बिजनेस परचेज किया है उसकी नेटवर्थ ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से। मैंने एक बिजनेस या फिर ये मान के चले मैंने कोई पर्टिकुलर आइटम जिसकी रेट 500 रुपए है वास्तव में मार्केट के अंदर, मैंने वो खरीद लिया है 450 में, तो मुझे 50 रुपए का हो गया बेनिफिट। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक ऐसा बिजनेस जिसकी वैल्यू ज्यादा है, सपोज 5 लाख रुपए वैल्यू है, मैंने खरीद लिया है केवल 4,80,000 में, तो मुझे 20,000 रुपए का हो गया बेनिफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। इफ नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस परचेज इज मोर देन द परचेज कंसिडरेशन देन एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। यदि नेटवर्थ कम है परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया है, वो मैंने पेड किया है गुडविल के लिए। आगे व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यदि एंटिटी अपने डिबेंचर जारी करती है वेंडर्स, प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स या फिर बैंक को, तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी? सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों वेंडर को डिबेंचर जारी करने की, तो मैं वेंडर से पहले एसेट परचेज कर रहा हूँ, लायबिलिटी परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने एसेट्स परचेज की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा जिस वैल्यू पे एसेट हमने परचेज की है, टू सन्ड्री लायबिलिटीज जिस वैल्यू पे हमने लायबिलिटी परचेज की है, और टू वेंडर जितना वेंडर का परचेज कंसीडरेशन है। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा नेटवर्थ। नेटवर्थ यदि बिजनेस की नेटवर्थ ज्यादा है परचेज कंसीडरेशन कम है तो आएगा डिफरेंस क्रेडिट में, वो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। यदि बिजनेस का नेटवर्थ कम है परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है तो वहां पे आएगा गुडविल डेबिट में। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से केवल एक ही आइटम आएगा, दोनों नहीं आएंगी, ओनली वन। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। यदि क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड ज्यादा है टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। इसके बाद वेंडर को हम डिबेंचर जारी करेंगे। हो सकता है वेंडर को डिबेंचर जारी किया है पार पे, हो सकता है वेंडर को डिबेंचर जारी किए हैं डिस्काउंट पे, हो सकता है जो वेंडर है उसको डिबेंचर जारी किया है प्रीमियम पे। तो वेंडर को यदि हमने पार पे डिबेंचर जारी किया है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यदि हमने पार वैल्यू पे डिबेंचर जारी कर रहे हैं उस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर
मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। पार का मतलब क्या है, जितनी फेस वैल्यू का डिवेंचर है उसी प्राइस पे। इनकेस हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे जारी किया है तो वेंडर के आगे आ गया परचेस कंसिडरेशन। यहां पर मैं डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा अलग से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। किस अमाउंट से, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट पर शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट पर डिवेंचर, शेयर नहीं डिवेंचर। एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। वेंडर अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन डिस्काउंट के अकाउंट में डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई विद डिस्काउंट पर डिवेंचर, और 2% डिवेंचर में हमेशा आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड। यदि कंपनी डिवेंचर जारी कर रही है प्रीमियम पे तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे क्रेडिट, फिर यहां पर डिस्काउंट नहीं आएगा। उस केस में एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन के साथ 2% डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम पर डिवेंचर। बच्चों इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल केस हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का रिकमेंडेशन आता है कि सर यहीं पर प्रैक्टिकल केसेस सॉल्व करें, तो बच्चों पहले एक बार मैं थियोरेटिकल कंप्लीट पार्ट कर लूं, थियोरेटिकल का पार्ट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ही प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। एक बार थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल काफी सिंपल रहेगा। अगला, यहीं पर कंपनी डिवेंचर जारी कर रही है प्रमोटर्स को। अब प्रमोटर्स को जारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने कंपनी के फॉर्मेशन में मदद की थी, तो वहां पर प्रमोटर्स ने जो भी खर्चा किया उसे बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और ये खर्चा कंपनी का पैसा नहीं था तो कर दिया प्रमोटर ने, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब कंपनी यदि प्रमोटर्स को कैश पेड कर देती है, कैश रीइंबर्स कर देती है, तब तो एंट्री कर देंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कंपनी प्रमोटर्स को कैश रीइंबर्स नहीं कर रही, कंपनी प्रमोटर्स को जारी कर रही है डिवेंचर। अब हो सकता है डिवेंचर कंपनी पार पर जारी कर रही है, हो सकता है प्रीमियम में जारी कर रही हो सकता है डिस्काउंट में जारी कर रही है। यदि पार पर जारी करेंगे तो एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर फेस वैल्यू के साथ, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिवेंचर। यदि कंपनी डिवेंचर जारी कर रही है डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट पर डिवेंचर। यदि कंपनी जारी कर रही है प्रीमियम पे तो प्रीमियम क्रेडिट करेंगे, उस केस में डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, तो उस केस में एंट्री होगी वेंडर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रमोटर्स में परचेज कंसिडरेशन, प्रमोटर्स में उनका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का खर्चा, परसेंटेज डिवेंचर में नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई प्रीमियम पर शेयर। बच्चों जब आप इसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट निकालोगे, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकालोगे, तो वहां पर इनके सामने कौन कौन से अमाउंट लिखने हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी लिखें, उसके बाद ही प्रैक्टिकल केस सॉल्व करें। अगला कहता है अंडर राइटर्स को यदि जारी कर रहे हैं डिवेंचर तो किस वे में एंट्री करेंगे। अंडर राइटर्स और डिवेंचर जारी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अंडर राइटर्स ने कंपनी के डिवेंचर और शेयर बिकवाने में मदद की थी, तो उनका अंडर राइटिंग कमीशन बना। कंपनी अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री करती है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री होगी अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। इसके बाद कंपनी ने कमीशन ड्यू कर दिया, अब डिवेंचर वापस जारी कर रहे हैं, डिवेंचर जारी करेंगे पार पे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, डिस्काउंट पे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, प्रीमियम पे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों हर बार पॉलिसी सेम वही रहेगी, केवल हमें ये समझना है कि ये पर्टिकुलर एंटिटी या फिर पर्सन कंपनी से किस मोटिव के साथ पैसे की डिमांड कर रहा है, तो कंपनी उसे पैसा पेड नहीं करने करके उसे डिवेंचर जारी कर रही है। अगला, जब कंपनी बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर जारी करती है, तो बैंक से कंपनी ने पहले लोन लिया, एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब बैंक एक एडिशनल सिक्योरिटी की और डिमांड करती है, बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एक एडिशनल सिक्योरिटी की और डिमांड कर रही है, कंपनी ने वो एडिशनल सिक्योरिटी दे दी डिवेंचर। तो जब भी कंपनी डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है तो कंपनी के पास 2 रास्ते हैं अकाउंटिंग करने के। पहला रास्ता जब कंपनी कोई भी एंट्री पास ना करे, और दूसरा रास्ता जब एंट्री पास कर ले। कंपनी के पास 2 मेथड है। पहला मेथड जब डिवेंचर जारी करने की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कोई भी एंट्री ना हो, दूसरा जब कंपनी एंट्री पास करे। यदि कोई भी एंट्री नहीं है डिवेंचर इशू करने की, तो वहां पर केवल एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और सीधा जाएगा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि कंपनी एंट्री पास कर रही है तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर जारी किए, टू परसेंटेज डिबेंचर फेस वैल्यू। पहली वाली एंट्री होनी है लोन के अमाउंट के साथ, दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर की फेस वैल्यू के साथ। ये केस है जब कंपनी ने डिबेंचर जारी किए बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे बात कर रहे हैं जब बच्चों कंपनी ने कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को डिबेंचर दिए तो उसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो पहला जो मेथड है, जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री पास नहीं करता, मैंने बैंक को डिबेंचर दिया, उसका कोई भी एंट्री मैंने नहीं की, तो उस केस में मुझे बैंक लोन दिखाना होगा बैलेंस शीट में। बैंक लोन तो हर केस में बैलेंस शीट में आएगा। किस हेडिंग के अंदर आएगा? बैंक लोन आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर एक ही आइटम है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी में हेडिंग नंबर 1 वो मेरा ये रहा बैंक लोन, या फिर मल्टीपल हेडिंग है तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका आएगा नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, और ये आएगा मेरा नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन। या फिर इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी का एक नंबर हेडिंग है वो ये रहा नॉन करंट लायबिलिटी का। जो नॉन करंट लायबिलिटी एंटिटी के पास है वो मैं सारी शो कर दूंगा। तो यहां पर कंपनी के पास बैंक लोन का अमाउंट आ जाएगा स्पेसिफिक, कितने रुपए का लोन लिया है। बैंक लोन के नीचे स्पेसिफिक लिखना होगा। यदि मैंने एंट्री पास नहीं किया डिबेंचर को जारी करने की तो लिखना पड़ेगा बैंक लोन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाइंग इशूइंग नंबर ऑफ, यहां आएगा नंबर्स, कितने डिबेंचर जारी किए। यहां पर आएगी रेट, सपोज 8% वाले डिबेंचर है। सिक्योर्ड बाई इशूइंग, सपोज 10,000 डिबेंचर इशू किए तो 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ कितनी फेस वैल्यू है, सपोज फेस वैल्यू 100 रुपए, ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका जो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है बैंक लोन के नीचे स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कितनी फेस वैल्यू वाले डिबेंचर हमने किए इश्यू, और फिर ये बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में प्रेजेंट कर देंगे बैंक लोन। ये बच्चों जब कंपनी ने कोई भी एंट्री पास नहीं की डिबेंचर को इश्यू करने की एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा, जब कंपनी डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जारी करने की एंट्री पास करती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, तो यहां पर जो मैं नोट्स टू अकाउंट बनाता हूं वहां बैंक लोन का अमाउंट तो पहले आउटर कॉलम में आ ही जाएगा, कितना लोन लिया। इसके बाद कंपनी जितने नंबर, जितनी फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इश्यू कर रही है उसका अमाउंट अंदर ही लिख लेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस कि डिबेंचर हमने वास्तव में इश्यू नहीं किए, डिबेंचर केवल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इश्यू हुए, तो डिबेंचर सस्पेंस माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 0 अमाउंट। तो बच्चों ये थे दोनों केस जब कंपनी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को डिबेंचर जारी करती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने वेंडर्स को डिबेंचर जारी कर दिया, मैंने अंडरराइटर्स को जारी कर दिया, मैंने जारी कर दिया बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और मैंने जारी कर दिया प्रमोटर्स को। तो इन चारों केसेस में बच्चे कोई सा भी केस आ सकता है, चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि थर्ड केस, यदि ये वाला केस आता है फोर्थ केस, जब जारी कर रहे हैं बैंक को, उस कंटेक्स्ट में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले 12th क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन्ड बाई इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। जब डिबेंचर कैश में जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब व्हेन डिबेंचर इश्यूड इन जनरल पब्लिक फॉर कंसीडरेशन इन कैश, जब कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है जनरल पब्लिक में और वो भी कैश के फॉर्म में, पैसा जो मांगेगी या तो पूरा पैसा एक बार में या पैसा मांगेगी इंस्टॉलमेंट में। जर्नल एंट्री बच्चों किस तरह से होगी उसकी बात करें। जर्नल एंट्री में जैसे मैंने शेयर्स की एंट्री पास की, शेयर का पैसा मैं 4 बार मंगा रहा था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, ऐसे ही डिबेंचर का पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन पैसा मंगाने की, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। याद रखें मैं जहां शेयर वाली जर्नल एंट्री में लिखता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां शेयर की जगह सब यूज करेंगे डिबेंचर, वहां यूज करना है डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और जो दूसरी एंट्री में जहां मैं लिखता था शेयर कैपिटल, वहां लिखना है परसेंटेज डिबेंचर, वहां लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर। जैसे पहली एंट्री पास करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर की जगह लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री,
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर डिवेंचर कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर। फिर इसके बाद कंपनी डिवेंचर से अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इस तरह से आगे एंट्री चलती जाएगी। ये बात थी बच्चों जब डिवेंचर जारी कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, अगर पूरा पैसा एक बार में मांगते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, कंप्लीट अमाउंट जो कंपनी ने यदि फुल सब्सक्रिप्शन है तो जितना पैसा रिसीव किया उतने अमाउंट से, विदाउट प्रीमियम। यदि प्रीमियम भी है साथ में तो प्रीमियम जिस एंट्री में लगाएंगे जहां पर डिवेंचर हमने क्रेडिट किया है, प्रीमियम हमेशा उस एंट्री में ही आना है जहां हम परसेंटेज डिवेंचर करते हैं क्रेडिट। जैसे कंपनी यदि पूरा पैसा एक बार में मंगा रही है, लमसम इश्यू है, तो उस केस में एंट्री बनेगी पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री हो गई नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर शेयर पर डिवेंचर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर डिवेंचर। अगली एंट्री, अब यदि कंपनी ने डिवेंचर जारी किया था प्रीमियम पे, फुल सब्सक्रिप्शन है, तो एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या केवल सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि कंपनी डिस्काउंट में जारी कर रही है तो डिस्काउंट हम कर देते डेबिट। याद रखें डिवेंचर हमेशा ही फेस वैल्यू से करना है क्रेडिट, हमेशा। सर क्या है प्रोराटा अलॉटमेंट भी होगा? बच्चों प्रोराटा अलॉटमेंट तो होगा लेकिन फॉरफ्यूचर नहीं होगा। तो प्रोराटा अलॉटमेंट की जिस तरह से एंट्री मैंने पास की शेयर में, सेम वही कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, यहां अकाउंट हमें करना है यूज। अगला कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एंड टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल। हमें एंट्री पास करनी है डिवेंचर इंटरेस्ट की, और यदि टीडीएस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल है उस केस में एंट्री क्या होगी। सबसे पहले डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट की कंपनी एंट्री करती है पहले ड्यू एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यदि टीडीएस नहीं है तब ये एंट्री होगी पेमेंट करने की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकेस यदि टीडीएस और डिडक्ट करना है तब एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल कितना आएगा? जितनी टीडीएस की रेट होगी, टीडीएस की रेट मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट का अमाउंट। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर जारी किए, 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर, और वो भी सपोज 10 रुपए की फेस वैल्यू वाली कंपनी जारी करी है। 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 रुपए। अब सपोज कंपनी ने जारी किया पूरा 10 रुपए में, या फिर जारी किया 8 रुपए में, या फिर जारी किया 12 रुपए में, और कंपनी जो इंटरेस्ट है वो पेड करती है एक तो 30 सितंबर को और पेड करती है 31 मार्च को। जब भी पेड करती है टीडीएस डिडक्ट करती है 10%। अब एक एक करके केस सुनते जाएं। सबसे पहले याद रखना है इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट जो होगी वो फेस वैल्यू के साथ होगी। हमेशा इंटरेस्ट होगी फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए के साथ। हमें कोई भी मतलब नहीं है कंपनी चाहे 8 पे जारी करे या 12 पे, हमें केवल मतलब है केवल और केवल फेस वैल्यू से। तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो हम हमेशा निकालेंगे वो नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर, 10 लाख रुपए, इसका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मान लें सपोज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो फेस वैल्यू कुल जितनी होगी उसका 8% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख 8% 80,000। अब कंपनी जितनी बार डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करती है इंटरेस्ट का, ये एंट्री उतनी बार होगी, और अमाउंट हमें करना पड़ेगा स्प्लिट। जैसे जो 80,000 रुपए इंटरेस्ट आई है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया 80,000, ये बच्चों 80,000 आया है पूरे साल का, 12 महीने का। अगर कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है साल में 2 बार तब एंट्री होगी 40,000 से। यदि इंटरेस्ट पेड करती है 4 बार तब एंट्री होगी 20,000 से। तो पहला मेरा पार्ट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब सपोज यहां मैंने जो लिया है अजम्पशन कि इंटरेस्ट पेड होती है 2 बार, 30 सितंबर और 31 मार्च को, तो कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी 40,000, इंटरेस्ट पेड करेगी 40,000। अगर कोई भी टीडीएस नहीं होता तो डायरेक्ट एंट्री करता डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 40,000 टू डिवेंचर होल्डर 40,000।
अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक 40,000। इनकेस टीडीएस भी है तब एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट तो पूरी 40,000 है, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है, जब भी इंटरेस्ट ड्यू करेगी कंपनी तब टीडीएस डिडक्ट करना है 10%, तो टीडीएस पेबल 4,000, रिमेनिंग कंपनी पेड कर देगी डिबेंचर होल्डर को 36,000, 36,000 पेड करना है डिबेंचर होल्डर को, 4,000 रुपये गवर्नमेंट जो टीडीएस कंपनी ने डिडक्ट किया है वो जमा कराना है बैंक के पास, सॉरी गवर्नमेंट के पास। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट ये कंपनी की लायबिलिटी थी, टीडीएस पेबल वो भी कर दिया डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कंप्लीट 40,000। अब ये एंट्री एक बार होगी 30 सितंबर को, फिर पेमेंट करने की वापस एंट्री होगी 31 मार्च को, दोनों एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकेस 4 बार पेमेंट करना है 4 बार एंट्री होगी। और फिर साल के आखिर में जो कंप्लीट डिबेंचर इंटरेस्ट है ये तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एसपीएल से इंटरेस्ट को कर देंगे राइट ऑफ एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये बात थी बच्चों डिबेंचर की इंटरेस्ट की। अगला है हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमें बताना है इन अलग अलग केसेस में कंपनी एंट्री किस तरीके से पास करेगी। बच्चों अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा एक बार में मांगती है, पूरा पैसा एक ही बार मांगा जा रहा है, तो वहां पर मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यदि कंपनी डायरेक्ट पैसा मांग रही है एक बार में ही तब अपन एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यदि कंपनी मैं 2 एंट्री करना चाहूं तो एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। याद रखना है कंपनी जो डिबेंचर है वो जारी कर सकती है इश्यू पे, सॉरी पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। यदि पार पे जारी करती है, डिबेंचर पार पे जारी करेंगे तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। किस अमाउंट से होगी, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। पार पे है तो इश्यू प्राइस ही फेस वैल्यू की इक्विवेलेंट होगी। यदि कंपनी डिबेंचर जारी करती है डिस्काउंट में, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने अमाउंट से, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर शेयर पर डिबेंचर। जहां मैं शेयर बोल रहा हूं वहां हमेशा डिबेंचर ट्रीट करें। दूसरा जो पैसा हम मंगाया था पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, मैंने जो पहली एंट्री पास की है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने अमाउंट से, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। डिस्काउंट में आएगा डिस्काउंट का अमाउंट, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाई डिबेंचर इश्यूड। तीसरा प्रीमियम पे तब एंट्री सेम पहली वाली रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो बात हुई मेरी इश्यू की। अब कंपनी जब भी डिबेंचर जारी करती है उसी समय डिस्क्लोज करती है कि रिडम्पशन किस तरह से करेंगे, पार पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे या फिर डिस्काउंट पे करेंगे। पार का मतलब सपोज कंपनी की जो फेस वैल्यू डिबेंचर की वो 100 रुपए है, तो कंपनी रिडीम करेगी 100 पे, रिडीम करेगी 95 पे और रिडीम करेगी 110 पे। ऐसी कंपनी इश्यू कर रही है 100 पे, इश्यू कर रही है 90 पे और इश्यू कर रही है 110 पे। इश्यू कर सकती है पार, डिस्काउंट, प्रीमियम पे, रिडीम कर सकती है पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पे। सर इसमें अलग क्या है? तो बच्चों जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है और रिडीम और उसी समय क्लियर करती है रिडम्पशन की क्या क्या कंडीशन रहेंगी, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी को रिडम्पशन के वक्त लॉस हुआ या नहीं। अगर रिडम्पशन के वक्त लॉस होगा तो वो लॉस आज ही बुक करना होगा। बुक करेंगे, बुक करना क्यों है? तो बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस आज ही रिकॉर्ड करें, तो हमें भविष्य में जो भी घाटा होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के साथ साथ जो भी भविष्य में लॉस होने वाला है वो लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा। लॉस किस फॉर्म में बुक करेंगे या फिर बुक करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो बच्चों लॉस को बुक करने की जो जर्नल एंट्री है वो तो होगी प्रीमियम, सॉरी लॉस ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस बुक करने की एंट्री तो होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद रखें पहले आप लोग इश्यू की एंट्री पास कर लें, इसके बारे में तो बाद में सोचें किसका क्या होगा। मैंने पहले सारी इश्यू की एंट्री पास कर ली, उसके बाद में सोचना स्टार्ट करूंगा कि लॉस बुक करूं या नहीं। लॉस बुक करने की एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये मैंने लॉस बुक कर लिया। अब लॉस किस किस केस में बुक करेंगे? तो बच्चों लॉस को बुक केवल तब करेंगे जब जो रिडम्पशन वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा हो। जब रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगा केवल तब ही लॉस बुक करना है। जैसे पहले केस में मैं रिडम्पशन कर रहा था 100 रुपए पे, इश्यू किया था 100 रुपए पे, पार रिडम्पशन भी 100 रुपए, फेस वैल्यू भी 100 रुपए और जारी भी कर रहे हैं 100 रुपए, तो कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरे वाले केस में इश्यू कर रहे हैं 100 पे, रिडीम करेंगे 95 पे और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, यहां भी कोई नुकसान नहीं है, उल्टा यहां है फायदा। तीसरा केस इश्यू कर रहे हैं 100 पे, फेस वैल्यू है 100 रुपए और रिडीम कर रहे हैं 110 पे, तो बच्चों यहां है फायदा, सॉरी यहां है लॉस 10 रुपए का। बच्चों यहां आएगा नुकसान 10 रुपए का, वो नुकसान मुझे बुक करना होगा। याद रखें जब भी कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी प्रीमियम पे, हमेशा उस ही केस में लॉस संभव है। अब ऐसा नहीं कि मैंने जब डिबेंचर जारी किया 90 पे और रिडीम कर रहा हूं 100 पे, रिडीम कर रहा हूं 95 पे, उस केस में भी लॉस कंपेयर कर लूं। लॉस कंपेयर केवल करना है फेस वैल्यू से। यदि फेस वैल्यू के कंपैरिजन में रिडम्पशन प्राइस ज्यादा है केवल तभी लॉस संभव है, अदरवाइज लॉस संभव नहीं है। जैसे मैं एक टेबल और बना दूं और क्लैरिफाई करने के लिए, एक कॉलम मेरा रहेगा इश्यू प्राइस का, एक कॉलम रहेगा फेस वैल्यू का और एक कॉलम रहेगा रिडम्पशन वैल्यू का और फोर्थ कॉलम रहेगा लॉस या फिर प्रॉफिट। मुझे केवल लॉस ही बुक करना है। इश्यू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू, लॉस और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो हर बार 100 रुपए रही, इश्यू प्राइस सपोज 100, 110 या फिर 90। रिडम्पशन वैल्यू जब कंपनी इश्यू कर रही है पार डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पे, पार डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पे, रिडम्पशन पूरा 100 रुपए पे। जब कंपनी इश्यू कर रही है पार प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे, रिडम्पशन है डिस्काउंट पे। कंपनी इश्यू कर रही है पार प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे और रिडम्पशन है प्रीमियम पे। इस केस में बच्चों लॉस केवल हमें कंपेयर करना है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से। इसे हमें याद नहीं रखना, इससे लॉस कभी कंपेयर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं एंट्री हमेशा सेपरेट पास करेंगे लॉस की। मुझे स्टार्टिंग के 6 केस तक कभी भी लॉस नहीं है, मुझे केवल लॉस है इन 3 केसेस में, जब फेस वैल्यू थी 100 रुपए और रिडम्पशन वैल्यू 105 है। अगर मैं यहां कंपेयर कर दूं इस जगह या फिर इस जगह, इन 4 केसेस में इश्यू प्राइस को फेस वैल्यू से, तो बच्चों आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि यहां आप देखोगे तो इश्यू प्राइस 90 रुपए और रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए, इश्यू प्राइस 100, रिडम्पशन वैल्यू 95। आप लोग कहते हो कि यहां लॉस है, जबकि लॉस तो मुझे हमेशा कंपेयर करना है फेस वैल्यू के साथ। तो फेस वैल्यू के साथ लॉस मैंने कंपेयर किया, यदि लॉस हुआ है फेस वैल्यू के साथ, मैंने रिडम्पशन वैल्यू कंपेयर की, यदि लॉस हुआ है तो लॉस बुक करेंगे। एंट्री रहेगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री आप लोगों को करनी है सेपरेटली पास। इसके बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगला कहता है एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जब एंटिटी डिस्काउंट या फिर लॉस राइट ऑफ करती है? तो बच्चों लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए एंटिटी सबसे पहले यूज करती है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक कैपिटल लॉस है, सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। यदि एंटिटी के पास सफिशिएंट प्रीमियम नहीं है तब एंटिटी फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करेगी। राइट ऑफ करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री क्या होगी बच्चों? एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कर दूंगा राइट ऑफ एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बच्चों अगला केस कि जब कंपनी डिवेंचर रिडीम करती है तो रिडम्पशन के कौन कौन से मेथड है, मतलब पैसा किस किस तरीके से लौटाया जा सकता है। तो बच्चों रिडम्पशन का एक मेथड है लमसम, पूरा पैसा एक बार में लौटा दें। अगला केस है रिडम्पशन का इंस्टॉलमेंट, पैसा टुकड़ों में लौटाएं। रिडम्पशन बाई परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, मार्केट से डिवेंचर परचेज करें और फिर रिडम्पशन करें। और नंबर नेक्स्ट है डिवेंचर को कन्वर्ट कर दें शेयर में। बच्चों यहाँ जो बी वाला केस है रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट, तो सर जैसे मैंने डिवेंचर का पैसा मंगाया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के फॉर्म में, तो क्या सेम वैसे यहाँ पर मैं रिडम्पशन करूंगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ कहता है इंस्टॉलमेंट का मतलब सपोज कंपनी ने आज डिवेंचर जारी किए 10,000, कंपनी ने आज डिवेंचर जारी किए 10,000, तो कंपनी का कहना है इस 10,000 में से हर एक डिवेंचर को हम पूरा पैसा एक बार में ही लौटाएंगे। लेकिन सबसे पहले कंपनी ने 3,000 डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाया, फिर अगले 2,000 डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाया, फिर अगले 4,000 डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाया और फिर लास्ट में लौटा दिया 1,000 डिवेंचर होल्डर को पैसा। तो यहाँ पर रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट का मतलब डिवेंचर होल्डर का पूरा पैसा तो एक बार में लौटाना है, लेकिन टोटल जितने भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं उन्हें हम मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो बच्चों डिवेंचर को रिडीम करने के 4 मेथड, लमसम पूरा पैसा एक बार में, इंस्टॉलमेंट में, ओपन मार्केट या फिर कन्वर्जन इनटू शेयर। अगला है डिवेंचर को रिडम्पशन करने के सोर्सेज, तो बच्चों सोर्सेज है प्रॉफिट में से रिडम्पशन या फिर रिडम्पशन होगा आउट ऑफ कैपिटल। नंबर 18, यदि कंपनी डिवेंचर रिडीम करना चाहती है तो कंपनी या फिर रिडीम कर रही है तो कंपनी को कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जब भी कंपनी डिवेंचर करती है रिडीम, तो कंपनी को जितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर कर रहे हैं रिडीम, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में, और एक स्पेसिफिक अमाउंट का कंपनी को बनाना होगा रिजर्व जो कहलाएगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दो कंपनी को फॉर्मेलिटीज या फिर लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना जरूरी है। एक तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में, और एक कंपनी को बनाना होगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पहले बात कर लें अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, फिर बात करें कितना कितना बनाना है। तो बच्चों डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है, खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने अमाउंट से, जितने की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब रिजर्व है कहां से क्रिएट करेंगे बच्चों, रिजर्व क्रिएट करेंगे हमेशा फ्री प्रॉफिट में से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब बात करें कितना रिजर्व क्रिएट करेंगे या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, तो यहां कहता है सभी कंपनीज को जितने फेस वैल्यू के डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं अगले साल की 31 मार्च को, जैसे सपोज एंटिटी 31 मार्च 2023 को 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर कर रही है रिडीम, उस केस में कंपनी को इस फेस वैल्यू का कम से कम 15% पैसा इन्वेस्ट करना होगा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। और कब करना होगा, इस 31 मार्च से जो पिछली 30 अप्रैल निकली है उस दिन तक। कंपनी जिस साल 31 मार्च को रिडम्पशन करने वाली है, उस 31 मार्च से पिछली जो 30 अप्रैल निकल के गई है, उस 30 अप्रैल तक कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होगा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में, कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री बात कर चुके हैं डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। उस पैसे का कंपनी करेगी क्या, तो बच्चों उस पैसे को कंपनी जब डिवेंचर करने वाली होगी रिडीम, उस दिन डिवेंचर बेच देगी। इन केस कंपनी उसके अगले साल भी, जैसे 31 मार्च 2023 के बाद 31 मार्च 2024 को भी 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर कर रही है रिडीम, तो कंपनी को यदि 31 मार्च 2023 को 15,000 रुपए के डिवेंचर बेचने हैं तो अगले 30 दिन के बाद वापस खरीदने भी होंगे। कंपनी ने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 अप्रैल 2022 को डिवेंचर खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे। अब कंपनी 31 मार्च 2023 को पेमेंट कर रही है डिवेंचर होल्डर का, तो यदि ये इन्वेस्टमेंट बेच सकती है कंपनी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कंपनी को 30 दिन के बाद, क्योंकि 31 मार्च 2024 को वापस रिडम्पशन है, तो 30 अप्रैल 2023 को वापस इन्वेस्टमेंट खरीदने होंगे, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं परचेज किए जाएंगे। तो ये बात थी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की। डीआरआर कितना रहेगा, ऑल अदर अनलिस्टेड कंपनी, यदि अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें डीआरआर क्रिएट करना होगा 10%।
किसका 10%? जितने फेस वैल्यू के डिबेंचर कंपनी ने इश्यू किए हैं। याद रखें, यहां पर डीआरआई बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर अगले साल रिडीम करेंगे। डीआरआर बनाना है जितना फेस वैल्यू के डिबेंचर कंपनी ने इश्यू किए थे। कंपनी ने सपोज 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर किए थे इश्यू, तो 5 लाख का 10% कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना होगा। कंपनी को डीआरआई इस 5 लाख का कब रिडम्पशन करने वाले हैं उस हिसाब से डीआरआई बनाते हुए चलना होगा, इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना होगा। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जब कंपनी ने डीआरआर बनाया डिबेंचर डीम करने के बाद उस डीआरआर का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये डीआरआर हमने बनाया था फ्री प्रॉफिट में से, तो ये ट्रांसफर भी कर देंगे फ्री प्रॉफिट्स मतलब जनरल रिजर्व में। तो जब भी कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर्स, रिडम्पशन के वक्त जो भी डीआरआर अमाउंट होगा वो कंपनी अब फ्री कर देगी, ट्रांसफर होगा वो जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में क्यों? क्योंकि ये मैंने रिजर्व क्रिएट किए थे फ्री प्रॉफिट से। अगर मैं रिजर्व क्रिएट करता कैपिटल प्रॉफिट से तो वो मैं ट्रांसफर करता हूँ कैपिटल रिजर्व में। जैसे मैंने शेयर फॉरफीचर वाला, मैंने फॉरफीचर अकाउंट क्रिएट किया, वो कैपिटल प्रॉफिट में से किया, तो मैं यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल रिजर्व में। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लम्प सम। मैंने अभी तक डिबेंचर को जारी करने की एंट्री पास की, अब डिबेंचर को रिडीम करने की एंट्री क्या होगी? बच्चों यदि डिबेंचर का रिडम्पशन लम्प सम में पूरा पैसा एक साथ लौटा रहे हैं, या फिर रिडम्पशन होगा इंस्टॉलमेंट में, कुछ डिबेंचर को आर पैसा लौटाएंगे कुछ को बाद में, एंट्री हर बार सेम होगी दोनों केसेस में। डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटा रहे हैं पार पे, तो एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी, टू डिबेंचर होल्डर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर पार वैल्यू से। यदि रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो एंट्री प्रीमियम का लॉस में पहले ही बुक कर चुका हूँ, एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। रिडम्पशन है डिस्काउंट पे तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और यहां मैं डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करूंगा। कंपनी अब रिडम्पशन कर रही है तो कंपनी को हो गया बेनिफिट, वो बेनिफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। रिडम्पशन डिस्काउंट पे है तब एंट्री करेगी कंपनी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सपोज कंपनी का डिबेंचर था 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, इसके कंपनी आज लौटा रही है 90, तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड टू डिबेंचर होल्डर, कितना पेमेंट करेंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर रिडीम, और प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट पर डिबेंचर 10 मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर रिडीम। तो ये बात थी जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है डिस्काउंट पार या फिर प्रीमियम पे, और वो भी लम्प सम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। अगला केस है जब कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है, और रिडीम किस वे में कर रही है? पहले ओपन मार्केट से परचेज करती है, परचेज करने के बाद रिडीम होंगी। इस केस में सबसे पहले कंपनी खुद के डिबेंचर परचेज करेगी मार्केट से, परचेज करने की एंट्री ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बच्चों इस ओन डिबेंचर से मुझे जो परसेंटेज डिबेंचर है वो कैंसिल करना है, कंपनी के लिए ये एसेट है, इस एसेट से ये लाइबिलिटी कैंसिल करनी है, तो लाइबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट। यदि एसेट का अमाउंट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो कंपनी को हो गया लॉस। कंपनी को 1 लाख रुपए चुकाने हैं और कंपनी ने वो आइटम खुद ने खरीदा है 1,05,000 में, तो कंपनी को 5,000 का हो गया लॉस, और इसे बोलेंगे कैंसिलेशन। कंपनी ने वो डिबेंचर वापस खरीदे और खरीदने के बाद कंपनी की बुक्स में जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी कंपनी खुद को ही चुकाएगी, और कंपनी के पास जो एसेट है उस एसेट का पैसा खुद से ही लेना है, मतलब म्यूचुअल इंडेटनेस है। तो यहां पर कंपनी लाइबिलिटी करेगी कैंसिल, एसेट करेगी कैंसिल। एसेट की वैल्यू ज्यादा लाइबिलिटी कम लॉस, एसेट की वैल्यू कम लाइबिलिटी ज्यादा प्रॉफिट। ये था बच्चों जब कंपनी डिबेंचर कैंसिल करती है। इसके बाद जो लॉस हुआ राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, तो एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, या फिर अपन लिख सकते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रॉफिट हुआ तो यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या फिर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कैपिटल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब कंपनी डिबेंचर कन्वर्ट कर रही है, या तो नए डिबेंचर में या फिर नए शेयर में। डिबेंचर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का अमाउंट करना होगा ड्यू, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यदि पार पे रिडम्पशन है, प्रीमियम पे है तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर।
डिस्काउंट पे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके बाद कंपनी उन्हें जारी कर रही है शेयर या फिर डिवेंचर, एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि डिवेंचर जारी करेंगे तो 2% डिवेंचर। फेस वैल्यू पे जारी करने की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पार वाले शेयर पार में जारी किए और जितना इनका अमाउंट बन रहा था उतने के ही हमने शेयर या फिर डिवेंचर जारी कर दिए। मतलब जो भी हम नए शेयर या फिर नए डिवेंचर जारी कर रहे हैं वहां पर कोई भी नुकसान या फिर फायदा नहीं है। यदि कंपनी डिवेंचर जारी करती है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यदि शेयर जारी करती है प्रीमियम पे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि डिवेंचर जारी करती है प्रीमियम पे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कंपनी डिस्काउंट पे जारी कर नहीं पाएगी, डिवेंचर जारी कर सकती है तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। बच्चों ये केसेस थियोरेटिकल पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल केस डिस्कस करेंगे तब और क्लैरिफाई होगा। अब आप लोग ऐसा ना करें कि इस क्लास को स्किप कर दें कि इसमें तो पूरी थ्योरी है, अगले क्लास में ही देखेंगे। तो यदि अगले क्लास में आपका मोटिव है तो फिर भले ही क्लास ना देखें, इससे कोई भी मतलब नहीं। अगर आप थियोरेटिकल एस्पेक्ट नहीं कवर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो मेरी सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी, अगर थियोरेटिकल पार्ट आप लोग स्किप कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट भी स्किप कर दें, भगवान के भरोसे चलें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं थियोरेटिकल पार्ट भी देखें और प्रैक्टिकल पार्ट भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व से कैसे डिफरेंट है। हाउ रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों जो रिजर्व कैपिटल है मैंने बताया था ये अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट है जो कंपनी मंगाएगी वाइंडिंग अप के दौरान। दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या विच विल कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या है, दैट पार्ट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का वह पार्ट जो कंपनी ने क्रिएट किया है कैपिटल प्रॉफिट में से। तो इसका मतलब ये कैपिटल का पार्ट है और ये प्रॉफिट का पार्ट है। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या रहेगी बच्चों, रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर कभी नहीं आएगी क्योंकि ये तो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ये नोट्स टू अकाउंट में मुझे शो करनी पड़ेगी। अनकॉल्ड कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी ने आज नहीं मांगा तो मेरी नोट्स टू अकाउंट में आएगा। जबकि कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट की शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। यूटिलाइजेशन क्या रहेगा, रिजर्व कैपिटल का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, केवल ये पैसा कंपनी मांगेगी भविष्य में। जबकि कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन है, इस रिजर्व का यूटिलाइज होगा कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो ये था मेरा डिफरेंस रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, अगला कहता है व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या यूटिलाइजेशन है, एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन प्रीमियम को पेड करने में। जब भी सिक्योरिटी कोई भी रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या फिर वो डिवेंचर, बोनस शेयर जारी करने में, शेयर को बाई बैक करने में, जो भी कंपनी बनाती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उसे क्रिएट करने के लिए, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम आर फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस लाइक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, for paying premium on redemption of preference share or debenture, issue of fully paid bonus share to existing holders, buyback of share and writing of preliminary expenses। बच्चों ये था ओवरऑल मेरा कंपनी अकाउंट का सेकंड जो पार्ट है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कंप्लीट समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, लेकिन अगले लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।